अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदेद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक अहम और पेचीदा मौजू पे जिसने सदियों तक दुनिया की शक्ल सूरत को मुतासिर किया है। कॉलोनियलिटी एक ऐसा निज़ाम है जो जदीदियत के साथ जुड़ा हुआ है और आज भी मुख्तलिफ शक्लों में इस दुनिया में मौजूद है। हम इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे, ख़ास तौर पे इसके असरात, चैलेंजेस और मौजूदा दुनिया में इसके खिलाफ मुज़ाहमत के इम्कानात पर। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान से मौजूद हैं बिलाल इफ्तिखार खान। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, बताइएगा ये कॉलोनियलिटी है क्या, इसकी तारीफ और इसकी अहमियत क्या है? बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पे आज आपने मौजू पे मुझे इनवाइट किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी वेलकम जी, आपका बहुत बेसिकली शुक्रिया। कॉलोनियलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात नहीं करते हैं। मैं एक बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको बात करूंगा। आपको याद होगा कि एक ज़माने में पीटीवी के ऊपर अर्तगल लगता था। जी, एक तो ज़माने में हमारे नहीं है, अभी पिछली गवर्नमेंट ने लगाया था। दौर के ज़माने में तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल खानवादे से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने एक ट्विटर पर पोस्ट की कि हम टर्किश कल्चर को किस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो फरोग दे रहे हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया उनको, एक ट्वीट के ऊपर मैंने उन्हें ये कहा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब अंग्रेजी फिल्में यहाँ पे लगती हैं, जब हिंदी फिल्में लगती हैं, तो उस वक्त आपको उनकी कल्चरल एडवांसमेंट जो है अपने माशरे में वो नज़र नहीं आती, टर्किश ही क्यों नज़र आ रही है? जबकि टर्क्स के साथ तो हमारे काफ़ी रिलेशंस हैं, हमारी हिस्ट्री मिलती है। आपको पता है कि तुर्क खानदान हिंदुस्तान पे भी जो है हुकूमत कर चुके हैं। तो आप क्यों, इवन जो ये मुगल्स थे ये भी सॉर्ट ऑफ टर्किश रेस ही है। तो आपको वो नजर आ गए टर्क, लेकिन आपको हिंदुस्तानी कल्चरल एडवांसमेंट जो हमारे यहाँ पे है कि आपकी छोटी बेटी आपको कहती है कि बाबा मैं सुंदर लग रही हूँ क्योंकि डोरेमोन जो लग रहा है वो सारे का सारा जो है हिंदी डबिंग है। तो आपकी जबान खराब हो रही है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ पे कई सीनियर प्रोफेसर हजरात जो हैं वो अपनी जबान के अंदर वो लफ्ज मौजूद है, उर्दू के अंदर लफ्ज नहीं बल्कि अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो भी जब बात करते हैं तो वो उसमें हिंदी का तड़का लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदी के जेरे असर आते जा रहे हैं, उनके आइडियाज, उनके नहीं बिलाल अल्फाज साहब, जो मैं ये इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि क्या उर्दू हिंदी जबान का भी एक मजमूआ ही है? हिंदी, वो है। संस्कृत, देखिए, फारसी। जब जब आप हिंदी की बात करते हैं ना तो उसके ऊपर गालिब जो असर है ना वो है संस्कृत का। हाँ जी। लेकिन जब आप उर्दू की बात करते हैं, लश्करी जबान है, इस पे पर्शियन भी आ जाती है, अरबिक और टर्किश, तीनों जबानों का ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हिंदी का भी है। लेकिन डोमिनेंट इस पे असरात जो है वो मुस्लिम जो ममालिक हैं, मुस्लिम जबानें उनकी हैं। अच्छा, अब आपने कहा कलोनियलिटी क्या है। कलोनियलिटी बेसिकली हम कहते हैं कि आपको पता है कि हम कलोनियल दौर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है अंग्रेज के गुलाम रहे। अच्छा, अंग्रेज तो चला गया लेकिन वो अपनी कुछ लेगेसीज छोड़ गया, वो अपना स्ट्रक्चर छोड़ गया जिसके जेरे असर हम आज़ादी के बाद भी जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी अच्छा, छोड़ वो दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, इंडिया में भी वही लेगेसी है। अगर आप इंडियन फिल्में भी उठा के देखें, उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनके वो जिस जी, तरीके हमारा से वो एक कानून भी उनके तहत ही बना हुआ है जिसको आजकल सब वो कुछ उन्हीं का है। तो ये जो वो कलोनियल गद्दारी लेगेसी का है ना, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, पीनल कोड एग्जैक्टली, ऑफ इंडिया है, वही चलता है। पिनल कोड वही चल रहा है। दरमियान में आपने तड़का लगाने की कोशिश की थी जियाउल हक साहब के जमाने में हदूद ऑर्डिनेंस का। लेकिन जो है आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि बिल्कुल। किस तरीके से जो एडिशनल रेल्म है, जहाँ पे नजरियात पैदा हो रहे हैं, वहां से किस तरीके से हमें कंट्रोल किया जा रहा है। और आपका भाई जो है, यानी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक भी दे कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इस्लामिक पैराडाइम्स जो हैं उनको हम डेवलप करें, उनका आइडिया दें। बिल्कुल, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। हाँ जी। तो हम कंटिन्यू अभी करें आप कॉलोनियलिटी की एक तारीख को। आप बता रहे थे कि अंग्रेज चले गए और किसी चले भी। गए, कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो हमें कंट्रोल कर रही हैं। वो किस तरीके से कंट्रोल कर रही हैं, इसमें जो है यूहैन गैल्टन, आपके नॉर्वे के ही बहुत अजीम फिलोसफर और पीस स्टडीज की जिन्होंने बुनियाद रखी, उन्होंने नजरिया दिया था स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म का। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म क्या है? उन्होंने कहा, उन्होंने दुनिया को डिवाइड किया, कोर जो कि ताकतवर है, एडवांस है, जिसके पास पैसा है, और पेरिफेरी जो गरीब है, जो कलोनियल दौर से गुजर रही है या गुजर चुकी है और उससे माल
लिया जाता है सस्ते दामों में, और फिर यही कोर जो है उसको तैयार करती है, और फिर वही चीज़ जो है वो आपको वापस भेज देती है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों जो है कोई 5-10 साल पहले एक रिपोर्ट चली थी बीबीसी के ऊपर, या गालिबन अल जजीरा था, जिसके मुताबिक कि कुछ सेंट्स लेते हैं नाइकी के जो बूट बनते हैं, इंडोनेशिया का मजदूर लेता है। अच्छा, वो जिस जूते को बनाने के कुछ सेंट ले रहा होता है, आपको पता है कि वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर के वेस्ट में भी बिक रहे होते हैं, और हम जैसे गरीब ममालिक जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, जिन्होंने अपने कॉलोनियल आकाओं की तरीके को ही बना रखा है कि यही आइडियल तरीका है। आप देख लें कि शायद आईफोन का इतना जुनून जो है आपके यूरोप में ना हो, लेकिन आईफोन का जुनून जो है, एक स्टेटस सिंबल जो बना हुआ है, वो साउथ इंडो एशियन। पाक के अंदर या साउथ एशिया के अंदर, या फिर आप कह लें कि वो ममालिक थर्ड वर्ल्ड के अंदर, वो आपको बताता है कि किस तरीके से आप अभी भी अपने आप को उनसे कमतर समझ रहे हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको, याद होगा कुरान पाक के अंदर जो है बड़ा तफसील से वाकया भी आया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो निकले हैं मिस्र से बनी इसराइल को लेके, तो जब उन्होंने रेड सी पार कर लिया और सिनाई के अंदर पहुंचे हैं, तो वो जो है कोहे तूर पे गए हैं। अच्छा, जब वो कोहे तूर पे गए तो पीछे सामरी नाम का एक रवायात के अंदर करेक्टर आता है, जिसने जो है एक बछड़ा बनाया और सारे उसकी पूजा पे लग गए। अब ये बड़ी अहम चीज है आपके कॉलोनियलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो मैं तौहीद परस्त इन्हें छोड़ के गया, और ये दोबारा जो है वो बछड़े के ऊपर लगे। अब बछड़ा जो था उसकी पूजा फिरौन के लोग भी करते थे। अब होता ये है कि जब आपका आका जो है, आजाद तो आप हो गए हैं, लेकिन जहनी गुलामी जो है उसी जगह पे मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने उस बछड़े की पूजा शुरू की जो उनके फॉर्मल आका जो थे, वो जिसकी पूजा करते थे या जिसको मोहतरम जानते थे। तो यही कॉलोनियलिटी है कि आज आप देखेंगे अंग्रेज को गए हुए कितने साल हो गए, 80 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर आप अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से अभी भी आप देख लें कि मैं वो कहता होता हूँ कि हमारे अंदर जो है अभी भी, अगर हम आइडियलाइज करते हैं तो वो वेस्ट को कर रहे होते हैं, वेस्ट के अंदर भी एंग्लो सेक्सन्स को हम कर रहे होते हैं। उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना है कि हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। आपकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, इवन आप अपनी लैंग्वेज देख लें, उसके अंदर भी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये नोट कर रहे होंगे कि मैं इस बात के अंदर भी अंग्रेजी के अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि एक माइंड सेट जो है हमारे अंदर बना दिया गया है, ये कॉलोनियलिटी का असरात है हमारे। एक कॉलोनियलिटी के असरात हैं अच्छा, कि इसका दौरे जदीद पे क्या असर पड़ रहा है? दौरे जदीद में आप देख लें कि आप जो दोबारा मैं वो गाल्टन की तरफ आऊंगा। गाल्टन ने जब कहा कि कोर है और पेरिफेरी है, फिर उसने कहा कि हर पेरिफेरी के अंदर भी एक कोर मौजूद है, और हर कोर के अंदर एक पेरिफेरी मौजूद है। मतलब अमेरिका को अगर आप कोर लेते हैं तो वहां पे भी होमलेस लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान, जिम्बाब्वे या इस तरह के ममालिक को लेते हैं तो यहाँ पे गुर्बत के साथ साथ इंतहाई अमीर जो है तबका भी मौजूद है, जिसके लिए पैसा कुछ नहीं है। तो गाल्टन ने कहा कि बेसिकली होता ये है कि कोर की कोर और पेरिफेरी की जो कोर है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, इनका आपस में जो है ना ताल्लुकात होते हैं। जबकि पेरिफेरी की पेरिफेरी और कोर की पेरिफेरी के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि उनके सोचने की भी अंदाज एक तरीके के नहीं होते हैं। अब होता ये है कि वो जा तो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपका एडिशनल जो है आइडियाज का रेल्म है, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ हमें मॉडर्न एजुकेशन भी बता रही है। हमें जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, और जिस तरीके से हमने अब सीख लिया है कॉलोनियल दौर से आज़ाद होने के बावजूद, जो कॉलोनियल दौर में सीखा था हमने, हम उन्हीं नजरियात के ऊपर जो है ना चीज़ों को देखते और समझते हैं। जिसका असर ये होता है कि जब मैं आपके पैराडाइम्स पर चल रहा हूं तो इसका मतलब ये कि आप मुझे किसी बहुत हद तक प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं। और क्योंकि मैं आपके पैराडाइम्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मतलब मैं दीन की तरफ जब देखता हूं तो दीन के अंदर जो है मैं मसलन इस्लाम के अंदर सॉवरेनिटी क्या है, मुझे पता है कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अपीलिंग कॉन्सेप्ट सॉवरेनिटी का वही है जो अंग्रेज मुझे देके गया है। मेरे लिए पावर का भी कॉन्सेप्ट वही है जो अंग्रेज मुझे देके गया है या मेरी कॉलोनियल पावर देके गई है। हर चीज के अंदर, यानी कि मेरे सुबह उठने से लेके रात सोने तक, अगर मैं आप अपने आप को ही जो है सिर्फ देखने लग जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा
कि लाशऊरी तौर पे आपका जो देखने का तरीका है, जो आपका सोचने का तरीका है, उसके ऊपर डोमिनेंट किया यूरोसेंट्रिक जो आइडियोलॉजीज हैं, यूरोसेंट्रिक जो आपके आइडियाज हैं, वो आपको गवर्न कर रहे हैं। जबकि अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है खुद जो यूरोपियन थ्योरीज, खासतौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, या फिर आपकी क्रिटिकल थ्योरीज जितनी भी हैं वो आ जाती हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये करती हैं कि और जो वो ऑब्जर्व करती हैं वो ये कहती हैं कि एक तो थ्योरीज बनती हैं किसी के फायदे के लिए, किसी के लिए जो उसे यूज करता है, यानी कि थ्योरीज आर मेड फॉर सम पर्पस, फॉर समबडी, नंबर वन। नंबर टू, कि जो नॉलेज है, जो नॉलेज की क्रिएशन है, वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पावरफुल को जो है वो सपोर्ट करता है, उसकी पावर के अंदर इजाफा करता है। मसला मैं एक बात करता हूँ कि एक जगह पे एक जो है एक्सट्रीमिस्ट आया, उसने धमाका किया, कुछ लोग जो हैं वो मारे गए, दहशतगर्दी थी, कोई शक नहीं इसमें कि ना कुरान कहता है कि एक का कत्ल जो है वो तमाम कायनात का कत्ल है, तमाम इंसानियत का कत्ल है। दूसरी तरफ एक बंदा जो अंग्रेजी बोलता है और वो क्या आपके कहते हैं, जॉन वेन स्टाइल के अंदर, वो हजारों फुट ऊपर से एक बंदे को टारगेट करने के लिए बॉम्ब फेंकता है और 100 बंदा मारा जाता है, तो उसे आप बड़े आराम से कह देते हैं और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ये क्या है, कोलैटरल डैमेज है। तो कभी हमने ये सोचा कि हम एक की खातिर जो 100 बंदे मार दिए, तो क्या ये वो लिबरलिज्म है, या वो लिबरेशन है, या वो फ्रीडम है जिसके प्रचार किया जा रहा है? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि जो आइडियशनल रेल्म है उसके अंदर ये चीज डाल दी गई है कि ये लोग सैवेजेस हैं। आपको पता है ना कि इराक के ऊपर जब हमला करना था तो क्या कहा गया कि जी हम तो उन्हें फ्री करने के लिए जा रहे हैं, हम उन्हें डेमोक्रेसी देने के लिए जा रहे हैं। यही है आपको दलील उससे पहले अफगानिस्तान के ऊपर भी दी गई। अच्छा, इसी दलील के अगर आप बैक पे जाते जाएं, जहां जहां पे तबाहियां हुई, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर जो मॉडर्निटी जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, कि अगर आपको इमेंसिपेशन या आपको आज़ादी चाहिए तो आपको लिबरलिज्म के लिबरल उन आइडियाज से मिल सकती है, उसके अलावा नहीं मिल सकती। जबकि हकीकत में क्या हुआ, कि हकीकत में ये हुआ कि डिमांड सप्लाई बेसिस के ऊपर, क्योंकि जब आप लिबरलिज्म की बात करते हैं तो उसके साथ पॉलिटिकली आपकी डेमोक्रेसी आ जाती है, उसके साथ आपका जो इकोनॉमिक है वो आपको पता है, लिबरल जो लेजर फेयर इकोनॉमी उस तरफ आ जाता है। एडम स्मिथ ने ये जो है नजरिया दिया कि किसी किस्म की जो है जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि लिबरल रियासतें एक दूसरे के साथ जंग भी नहीं करती हैं। फिर उसकी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी आ गई कि डेमोक्रेटिक जो है, अच्छा ये सारी की सारी यूरोसेंट्रिक थी, ये दुनिया के लिए नहीं थी। लेकिन इन यूरोसेंट्रिक चीजों को जहां जहां पे ये गए, इन्होंने हुकूमतें बनाई, वहां पे इस चीज को जो है ना फोर्स किया गया। अच्छा, उस फोर्स करने का नतीजा क्या हुआ, कि हमारा जो एक इंडिजिनस हमारे पैराडाइम्स थे, चीजों के देखने के तरीके थे, आज आपको वो देखने के तरीके नहीं नजर आते। अब आप जितनी भी डी कलोनियल अप्रोचेस की जब बात करते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि आप इस जो एडिशनल जो रेलम है ना, उसमें अपनी आज़ादी को ढूंढें। आप इस कलोनियलिटी उस वक्त तक है जब तक आप अपने नजरियात को छोड़ के यूरोसेंट्रिक नजरियात पे चल रहे हैं, क्योंकि आप जो करते हैं प्रिडिक्टेबल होता है। आप अपने आप को देखें, वो आपको याद होगी एक कहानी के कौवे को मोर के पर मिल गए और उसने पर लगा लिए, और उसने कहा कि अब तो मैं मोर बन गया। ना मोरों ने उसे एक्सेप्ट किया, ना कौवों को किया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वह मोरों मोर बना। यहाँ पे मोरों ने कौवों के पर लगा लिए हैं। देखें, आज से यानी कि अगर 16वीं सदी में आप चले जाते हैं, जहाँ पे यूरोप के अंदर एक तब्दीली का आगाज शुरू होता है 15वीं 16वीं सदी के अंदर, उससे पहले भी कोई ताकत थी जो दुनिया के अंदर हुकूमत कर रही थी, लेकिन उन नजरियात की हुकूमत के अंदर आपको कहीं पे कलोनियलिटी का वो एलिमेंट नहीं नजर आता। बल्कि मैं वो एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, उनकी मैं आज देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब इस्लाम ने एक्सपैंड करना शुरू किया है, तो 200-300 सदियों तक तो इस्लामी रियासत में सबसे बड़ा दीन इस्लाम नहीं था। आपको हैरत होगी, क्रिश्चियंस थे, यानी कि 60% क्रिश्चियन आबादी है। यह कि आज भी दो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। नहीं नहीं, मुस्लिम रियासत के अंदर, अच्छा। इस्लामी रियासत के अंदर,
क्योंकि कहीं पे आपने लिबरेशन के नाम पे उनको मजबूर नहीं किया कि आप इस्लाम कबूल करें। ठीक है, हम्म। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैसेंड्रा नाम के अमेरिकन अच्छा। प्रोफेसर हैं, वो अपनी यानी कि लेक्चर में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कहीं पे नहीं था, 200 साल तक सबसे ज्यादा आबादी जो है वो क्रिश्चियंस की रही है इस्लामी रियासत के अंदर। खिलाफत के बाद से आप शुरू हो जाएं, हम्म। हमने किसी पे फोर्स नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आप अमेरिका जाते हैं तो आप अमेरिका में अपने कत्लो गारतगरी को कहते हैं कि जी हम इनको सिविलाइज कर रहे हैं। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि आपको पता है ना, सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर जो स्लेव्स गए हैं वो लाइबेरिया से गए हैं। अच्छा। और लाइबेरिया को नाम क्या दिया गया? लाइबेरिया। ठीक है। फिर जो है फ्री टाउन। अच्छा, लिबरल। फ्री टाउन आप उस मुल्क के कैपिटल को कह रहे हैं जहां से आप अपने मैक्सिमम स्लेव्स लेके आते थे। तो आप अगर अभी भी देखें, इस कलोनियलिटी के असरात देख लें, कि मैं समझता हूँ कि यार कुछ पढ़ा हूँ, कुछ मीडिया के अंदर जो है 15 16 17 साल लगाए भी हैं। आज भी एक अंग्रेज आएगा तो वो जब अंग्रेजी बोलेगा, मैं अपने आप को उस गोरी चमड़ी से कमतर समझूंगा। हम्म। यही असल में उनके निज़ाम की। और एक मैं आपके तवसत से बताता चलूं कि आजकल हम कहते हैं आज ब्रिक्स के अंदर इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। तो एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि जी चाइना की जब नंबर 1 पे आ जाएगा तो शायद जो है दुनिया बदल जाए। तो मैं आपको एक बदखबरी देना चाहता हूँ कि चाइना भी आपको पता है लिबरलिज्म की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ आ गया है। अब सोशलिज्म नाम का रह गया है, अब कैपिटलिज्म जो है वो डोमिनेंट है। बिलियनियर्स वहां पे भी बड़े बड़े बन रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप चाइना नंबर 1 भी हो जाए ना, तो डोमिनेंट जो नैरेटिव आ रहा है, जो डोमिनेंट आइडियाज आ रहे हैं वो लिबरलिज्म के ही आ रहे हैं। तो चाइना और रशिया के नंबर 1 बनने के बावजूद आपके ऊपर ग्रिप जो रहेगी, दुनिया के ऊपर जो ग्रिप रहेगी, वो रहेगी लिबरल आइडियोलॉजी की, यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजीज की। और आप आज़ाद उस वक्त तक नहीं हो सकेंगे इस तमाम सिस्टम के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया का बताया कि कुछ सेंट्स के बदले में सैकड़ों डॉलर्स का जूता बन रहा जूता है, बना लिया जाता है। आ दिया जाता है। पहले थी कलोनियलिज्म, फिर कलोनियलिज्म जब खत्म हुआ, कलोनियलिटी का दौर शुरू हुआ, हम उनके ही बातों पे चलने लगे, उन्हीं के आइडियाज से खुद अपने आइडियाज को देखना शुरू हो बिलाल गए। साहब, इसके असरात किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि आज के दौर में कॉलोनियलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाए? कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई बिल्कुल है? खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। हमें अपने नैरेटिव, अपने पैराडाइम्स को डेवलप करना पड़ेगा, और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। क्यों? क्योंकि दो तरह की थिंकिंग है। एक थिंकिंग होती है जिसे आप कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। वो ये होता है कि एक चीज पड़ी हुई है, उसके अंदर एक खराबी आ रही है, आप उस खराबी का रास्ता रोक लेते हो, लेकिन चीज वही रहती है। दूसरी होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बुनियादों के ऊपर, रूट्स के ऊपर जो है ना सवालात उठाती है, और फिर जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। हमें अपने मसाइल को, अपनी गुर्बत को, अपनी जो हम हिलते जा रहे हैं अपने मकाम से, तारीखी मकाम से, हमें उस चीज के ऊपर क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि कहाँ से खराबी पैदा हो रही है। जब हम खराबी की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हम किसी और तरह के लोग हैं, वो किसी और तरह के लोग हैं। तो इसके ऊपर जब तक हम नहीं सोचेंगे, हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक हम अपने रास्ते में नहीं आ सकेंगे। देखें, बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरी है कि सारी दुनिया जो है वो लिबरल रहे? क्या जरूरी है? क्या यहाँ पे दुनिया के अंदर जो आज मैं नहीं बल्कि यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन जो फिलोसफर्स जो हैं, जो वो बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, कि प्लूरलिज्म होना चाहिए, एक तहजीब की अपनी खूबसूरती है। अब आप जब एक तहजीब के आइडियाज को अपने ऊपर डोमिनेट कर लेंगे, तो बेसिकली आप अपने हथियार फेंक के अपनी शनाख्त खोने लग जाएंगे, जिस तरह ग्लोबलाइजेशन में हम देख रहे हैं। मैं हम्म। आपको कहता हूँ यार केएफसी जाना है, या हम कहीं पे जाके अच्छे से जो है पाए खाएं, तो आप कहोगे नहीं यार केएफसी चलते केएफसी हैं। चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आज आपने बड़ी डिटेल से ये हमें इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी कि कॉलोनियलिटी है क्या असल में। हमें ज़रूरत इस बात की है कि लिबरलिज्म के नाम पे हम अपना कल्चर, अपनी जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो ज़बान है, वो हम उसे कभी ना भूलें। यूरोपियन नेशंस जितनी भी हैं, चाहे छोटी छोटी नेशंस हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपनी ज़बान को जो है वो कभी भी
भूले नहीं है, अपनी ज़बान को वैसे ही कायम रखा हुआ है। अगर कोई यहाँ पे इमिग्रेंट आते भी हैं तो सबसे पहले यहाँ की ज़बान सीखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान, अपने कल्चर, अपनी सकाफत को फ़रोग़ दें, ताकि हम कॉलोनियलिटी के निज़ाम से बच सकें। इसके साथ ही मोहम्मद जुनैर को उर्दू ट्रिब्यून से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।